गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मॉडल चैप्टर 1 पार्ट 1 और उसका हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। बेसिकली ये जो मेरा ट्यूटोरियल है ये सीए और सीएस कर रहा है, बच्चों के लिए है। सीए और सीएस से मतलब क्या है? सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और सीएस वो जो कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये उन बच्चों को हेल्प करेगा उनको सिस्टम के कंसेप्ट समझने में, इस बुक के कंसेप्ट समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन के आउटलाइंस कुछ इस तरह है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डेफिनेशन, जो कि हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेजिस्लेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डेफिनेशंस। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was primarily based on unilateral model law on e-commerce. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो बेस्ड होता है यूनिलेटरल मॉडल लॉ ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर। Attempts were made in year 1998 for introducing law। जो अटेम्प्ट या फिर हम कहें जो कोशिशें चालू हुई थी वो 1998 में ही चालू हो गई थी इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने की। बट ये जो लॉ है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया मई 2000 में, इसलिए इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट मेजर अमेंडमेंट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2000 एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि राजस्थान भारत की जो सरकार है, इसने बहुत सारी चीजें लाई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के। किसकी फॉर्म में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2 के फॉर्म में, 2008 के फॉर्म में। यानी कि पहले तो 2000 आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 आया। उसके अंदर बहुत सारे सुधार किए गए उसके बाद। Information Technology Act 2008 is the new version of Information Technology Act 2000। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 जो है वो एक नया वर्जन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। एंड इट हैज प्रोवाइडेड एडिशनल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और ये जो है एडिशनल फोकस करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम जान सकते हैं, शब्द से हमको पता पड़ता है कि इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के ऊपर बेस होता है सब कुछ। It has added several new sections of offense including cyber terrorism and data protection। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आए हैं, यानी कि सेक्शन का नाम कह सकते हैं जैसे दफा 302, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे दफा 302 का तो पता नहीं है इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो आगे चल के हमको पता पड़ेगा। लेकिन हम समझ सकते हैं कि साइबर टेररिज्म और डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द एक्ट। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द एक्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो था वो एक्सटेंड करता है पूरे भारत को, जम्मू और कश्मीर भी उसके अंदर आते हैं। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जो भी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो था also applies to any offense or contravention here under committed outside Indian by any person। इसका मतलब ये होता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है ऑल्सो अप्लाई करता है कोई भी ऑफेंस या कोई भी कंट्रोवर्सी कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया, किसी भी इंडिया के पर्सन के साथ कहीं पे भी अगर कुछ बात होता है तो उसके लिए। अगला देखते हैं स्कोप ऑफ एक्ट सेक्शन 1(4)। Information Technology Act 2000 is applicable to all electronic transaction except the following। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एप्लीकेबल होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं पेटीएम, फोन पे, भारत पे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं अगर पैसे के वे में बात करें तो। आगे देखते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ये नहीं लेता है, एक्सेप्ट करता है, कुछ ट्रांजेक्शन इसको कुछ को ये इग्नोर करता है, वो है उनमें से कुछ ये हैं। A negotiable instrument then other than a check are defined in section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर चेक नहीं है किसी और वे से पेमेंट किया जा रहा है तो उसको ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर नहीं आता है। दूसरा बी पॉइंट जो है, अब पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज पे एक कानून हक होना पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। द पावर ऑफ अटॉर्नी एज डिफाइंड इन सेक्शन 1A, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 1A में ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अ ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, जो ट्रस्ट है जो कि जैसा कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। जो कि ट्रस्ट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। ए, विल एज डिफाइंड इन क्लॉज, जो विल है यानी कि जो हम कह सकते हैं जायदाद का बंटवारा, या फिर हम कह सकते हैं जो भी संपत्ति वगैरह देते हैं, या वसीयत, जो सही शब्द होगा इसके लिए, जो वसीयत होती है विल के लिए, एज डिफाइंड इन क्लॉज एच, जो कि क्लॉज एच के अंदर दिया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। और सेक्शन 2 का क्लॉज एच पढ़ना पड़ेगा उसको जानने के लिए हमें, ऑफ द इंडियन सजेशन एक्ट 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत, इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के अंदर जो भी उसको नाम दिया गया है उसके अंदर, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कन्वेनेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस सेल के लिए कन्वेंस किया जाता है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम कह सकते हैं कोई घर है, कोई जमीन है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होता है इस प्रॉपर्टी में। एनी सच केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट्स, कोई भी सच क्लास होता है डॉक्यूमेंट्स, किसी भी क्लास के अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वो नोटिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट्स। ऑफिशियल गैजेट्स एक चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत ये सब नोटिफाइड किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है मेजर डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट 2000। कुछ डेफिनेशंस हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो है, एक है एक्सेस, एक है एड्रेसी, एक है एडजक्टिंग ऑफिसर, एक है एफेक्टिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, ये हम कुछ डेफिनेशन आज पढ़ेंगे, इसके आगे की डेफिनेशन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है एक्सेस, विद अ ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेंट एक्सप्रेशन, मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। एसेस, एसेस का मतलब क्या होता है? एसेस का मतलब जैसे कि तो शब्द से पता पड़ता है किसी चीज का एक्सेस होना, या किसी चीज के अंदर जाना, उसके जाने के लिए परमिशन होना, उसको एक्सेस कहा जाता है। विद ग्रामेटिकल वेरिएशन के साथ अब कॉग्नेंट एक्सप्रेशन मींस गेनिंग एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉग्नेंट एक्सप्रेशन मतलब कि गेनिंग एंट्री, किसी भी चीज के अंदर जाना, यानी किसी भी चीज के अंदर जाने की परमिशन होना। इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन, कम्युनिकेट करना या इंस्ट्रक्ट करना, किसी को बताना या उसको बोलना कि लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज द्वारा कंप्यूटर के या फिर कंप्यूटर सिस्टम से कंप्यूटर नेटवर्क पे। एड्रेसी क्या होता है? Addressee means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary. देखिए, एड्रेसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मानिए आप एड्रेसी हैं और मैं यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा वो आपको रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, एड्रेसी मीन्स अ पर्सन हु इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू द रिसीव। ओरिजिनेटर यहाँ पे मैं हुआ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, टू रिसीव, और यहाँ पे आप रिसीव करेंगे, तो आप रिसीवर हुए या एड्रेसी हुए। ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा जो कि बीच में काम करे। डायरेक्ट मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो आपके पास आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजक्टिंग ऑफिसर, एडजक्टिंग ऑफिसर क्या होता है? एडजक्टिंग ऑफिसर मीन्स एडजक्टिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 46। एडजक्टिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है सब सेक्शन 1 में सेक्शन 46 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, डी जो है एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स करना। डिजिटल सिग्नेचर हम बोल सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर जो हम साइन करके डिजिटली डालते हैं, यानी कि स्कैन करके जो भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं उनमें भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें डिजिटल सिग्नेचर के अंदर आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। With its grammatical variation and cognate expressions means adaptation of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital signature.
एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर किसी भी ग्रामेटिकल वेरिएशन या कॉग्निटिव एक्सप्रेशन के द्वारा मीन्स एडॉप्शन ऑफ एनी मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर, मतलब किसी भी मेथड को या किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी कार्य प्रणाली को एडॉप्ट करना, अपनाना बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना यानी कि उसको देखना कि वो सही है या नहीं है बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, ये कहलाता है एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।